हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस 93 पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ 10 क्वेश्चंस आपस में डिस्कशन करते हैं, तो आज फिर से हम लोग जीके के मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। और प्लीज आप सबों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, ठीक है? ये बहुत गलत बात है। जो भी बस एक तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन देते हैं, अगर आप सभी उस क्वेश्चन को भी नहीं करिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। फिर पढ़ने का मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। अब देखो, एक सत्य बात बता रहे हैं, ठीक है? एक बहुत ही कटु सत्य है कि जब तक आप अपने आप को घिसोगे नहीं तब तक आप चमकोगे नहीं। और ये बात सब जानता है, यानी कि मैं आज आया और नया बात बोल दिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? लेकिन आपको घिसना क्या है? बस आपको तो सोना है, चद्दर तान के आप सोइए, मजा से खाइए पीजिए, मजा से भाग जाए दुनिया। क्या फर्क पड़ता है हमको, हम पढ़े ना पढ़े है? बस नौकरी लेने की वजह से अफसोस जता देना है। बस आपको नौकरी नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ भाई साहब, ऐसे नहीं होता। नौकरी नौकरी क्या मतलब, क्या समझे हो? मजाक है क्या? तुम्हारे जैसे कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, तो आप सभी से, आप सब उसे अगर होमवर्क नहीं होता है तो फिर होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? चलिए, जो बच्चे होमवर्क का आंसर दिए हैं उन सबों का बहुत 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 धन्यवाद। वजह यह है कि आप सभी कम से कम अवेयर तो हैं कि हाँ भाई हमें पढ़ना है, बिना पढ़े हमको नहीं कुछ हो सकता है, वरना वही बाद में वही शामिल हो जाइएगा। जैसे कि अगर अभी आप आंसर नहीं करते, बाद में आपका नौकरी नहीं होगा, फिर आप बैठ के रोइएगा और प्रोटेस्ट करते रहिएगा गवर्नमेंट का, ठीक है? चलिए, तो होमवर्क का क्वेश्चन का हम आंसर दे दें, और जितने सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कृपया ध्यान दें कि होमवर्क का क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है? देखिए, था क्या क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, ठीक है? इंदिरा सागर बांध जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है भाई साहब, ठीक है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर, ठीक है? नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा नगर है, ठीक है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिला, ठीक है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिला। देखिए, आपको हम क्या देते हैं, और ये भी हम आपको कहते हैं कि भाई साहब आपको जैसे लगे ढूंढ के बताओ, देख के बताओ, जैसे ही बताने, लेकिन आप सभी कमेंट करो ये सभी होमवर्क के। आज फिर से मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, आप सभी होमवर्क का आंसर जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, ये आएंगे ही आपके एग्जाम में। हम कोई भी फिजूल का क्वेश्चन नहीं कराते। क्या मतलब बनता है बताइए? फिर पढ़ाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। चलिए, तो ये है आपका, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, मध्य प्रदेश के खंडवा में यह स्थित है, ठीक है? यह 1984 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा यह शिलान्यास किया गया था, यानी इसका उद्घाटन किया गया था। आप जो समझ लो 1984 में, ठीक है? यह होमवर्क का क्वेश्चन था, कल का होमवर्क का। आज का होमवर्क मैं फिर से एक बार लास्ट में दूंगा एक क्वेश्चन, और आप सबों से मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चे और आंसर देंगे। भाई साहब 3 से 4 या 5 बच्चे आंसर दिए, बहुत खुशी हुई कि कम से कम चलो 5 बच्चा भी तो पढ़ने वाला है ना, बस यही हमें चाहिए। देखने को तो बहुत देखते हैं, 700-800 देखेंगे, लेकिन उसमें से पढ़ने वाले कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। लिटरली मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आप जाइएगा ना किसी भी कोचिंग में, तो आपको ना 400-500 का बच्चों का भीड़ दिखेगा, लेकिन अंत में आपको 40 भी मिल जाए ना, तो फिर कहना कि हम क्या कह रहे थे। 40 बच्चा लास्ट तक नहीं रुकता है, क्यों पता है? क्योंकि उनको बस करना नहीं है नौकरी, बस उन्हें बस मौज करना है, ठीक है? बस उन्हें मौज करना है, और उनको कोई भाड़ में जाए दुनिया, बस लास्ट में अंत में आएंगे और कहेंगे कि भाई साहब मेरा जॉब नहीं हुआ, सरकार में दोष है, ये दोष है। अरे जो मिल रहा है मौका, एक तो गवर्नमेंट देती नहीं है मौका, अगर दे भी रही है तो उसमें भी आप लोग क्या, क्यों? चलो फिर आज का ये पहला क्वेश्चन, इस सेशन का पहला क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, वरना आप सबों से ये भी कहना बेकार है, ठीक है? चलिए फिर, क्योंकि आप सब कुछ नहीं करते हैं, बस आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? अगर पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, यानी किसने कहा था, तो कार्ल बेंडा, ठीक है भाई साहब? कौन कहा था? तो कार्ल बेंडा, एक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नामक शब्द बोला था, ठीक है? और यह कब किए थे? तो आप सभी जान लीजिए कि 1896 में, ठीक है? 1896 में। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जाके देख लेना, ठीक है? कार्ल बेंडा 1896 में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बताया? तो कार्ल बेंडा ने। हमेशा मेरे साथ बोलते हुए चलिए, कार्ल बेंडा,
ठीक है। कार्ल बेंडा क्या किए, तो कार्ल बेंडा 1896 में माइटोकॉन्ड्रिया नामक शब्द का इन्होंने उत्पत्ति किया था, बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, देखना क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए फटाफट। क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, द इंडियन चेंज, यही है ना, द इंडियन चेंज है ना, कि द इंडियन चैलेंज, ठीक है, इंडियन चैलेंज, ठीक है भाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है, लिख लो भाई, फटाफट आंसर करो। आशीष रे, ठीक है, आशीष रे ने द क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के बारे में इन्होंने एक किताब लिखा, और यह पुस्तक आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो पूरा लिख कर गया ना, है ना, ये भाई महाशय इसमें है नहीं और इसमें है, तो इतना है कि ये पूरा लिख कर गया, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लगा देते हैं, फटाफट आप सभी एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है, एक बार आप सभी कमेंट करके और हमें बताइएगा, ठीक है भाई। चलो फिर, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज आशीष रे ने लिखा था। अगला प्रश्न हम आपके सामने लगाते हैं कि आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो क्या है बीसीपी का फुल फॉर्म बताओ, आईटी सेवाओं के संदर्भ में, ठीक है, बीसीपी का फुल फॉर्म बताइए भाई साहब, बीसीपी, ठीक है, बीसीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है, इसे हम मिटाते हैं, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा समय दे दो आप, थोड़ा सा लिख कर गया है ना ये। चलिए फिर, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज आशीष रे ने लिखा था। इसका जो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था माइटोकॉन्ड्रिया 1896 में कार्ल बेंडा ने बताया था, देखिए। और ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि बीसीपी, आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बीसीपी, ठीक है। बीसीपी का क्या है, बी से बिजनेस, सी से कंटिन्यूटी और पी से प्लान, यानी कि आप सभी लिख लीजिएगा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अरे देखिए ये सब क्या हो गया, है ना। चलिए फिर इसे भी हम इसमें, चलिए फिर बीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी जान गए, बी से बिजनेस, सी से कंटिन्यूटी और पी से प्लान। फटाफट नोट डाउन करना, ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल क्या है कि कोथानदारमा स्वामी मंदिर के नवनिर्मित 64 फीट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर के में स्थापित की जानी प्रस्तावित की गई है। तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है भाई साहब, कि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन का कोथानदाराम स्वामी मंदिर, ठीक है, देखो कोथाराम दार स्वामी मंदिर, ठीक है, किस कहां पे स्थापित, तो बेंगलुरु में, ठीक है। कितना भाई साहब, तो 64 फीट ऊंची एक प्रतिमा, ठीक है, भगवान किसकी, तो विष्णु की, महाविष्णु की प्रतिमा, ठीक है। कहां भाई साहब, तो बेंगलुरु, बेंगलुरु में ये ऐसे होता है ना, ठीक है, बेंगलुरु कोथाराम द्वार स्वामी मंदिर, क्लियर है। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, मैं बहुत बार बताता हूं, ठीक है भाई साहब। अगर अच्छा लगे तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना, बस एक स्टडी ग्रुप में भी अगर आप शेयर करते हो ना तो बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, ठीक है भाई साहब। जितना से जितने बच्चे जुड़े हैं, पता है एसएससी जीडी वाले कैसे बच्चे होते हैं आपको मालूम है, मैं बता रहा हूँ। एसएससी जीडी वाले वो हर एक गांव के बच्चे होते हैं, बहुत ग्रामीण बच्चे होते हैं, ठीक है। नहीं तो भाई एसएससी सीजीएल नहीं करते क्या, वो आते 10-20 हजार 5 साल रहते हैं, खर्चा करते हैं अपने आप पे, है ना। तो और जीडी वाले बच्चे को पता नहीं है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, तो प्लीज आप सबों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन सभी बच्चों को जोड़िए भाई। अगर नहीं जोड़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। आप एक के साथ 1000 अगर बच्चा पढ़ने लगे तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितना से जितना हो सके ना इसे शेयर करिए, ठीक है, ताकि हर एक बच्चा जिसे जरूरत हो उसे तो मिल जाए भाई, जिसे जरूरत हो उसे मिले, ठीक है। हमें कोई नहीं फर्क पड़ता कि कितना, जितना जरूरत है वो देख लें, बस आत्मा को ना एकदम संतुष्टि मिल जाता है भाई, ठीक है। चलो 2019 के चुनाव के बाद जो लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, तो वो कौमी लोकसभा है। बताओ 2019 के चुनाव में, 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, ये मोदी जी,
ठीक है। तो 2019 के बाद से ये कौन सी लोकसभा थी, लोकसभा का नंबर क्या था, तो 17वीं लोकसभा थी। ठीक है, लिख लेना 17वीं लोकसभा थी। और 16वीं लोकसभा से मोदी जी लोकसभा मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा थी। क्लियर है। चलिए फिर सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, बताओ फटाफट कमेंट करके बताना। तो सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति, ठीक है। चलिए, और सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति, ये दोनों प्रश्न का आप खोज के जैसे होगा आप कमेंट कर देना, सबसे ज्यादा और सबसे कम दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं, वांडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो वांडगांव, वाड गांव था ना, क्या था, वार्ड, एक मिनट थोड़ा सा देख लें एक बार, हाँ वार्ड गांव का सम्मेलन। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्नल था, कर्नल करनाल, जो कि और मराठों के बीच जब युद्ध हुआ था, मराठा युद्ध, कब, तो 1777 से 1709 मतलब 84 तक, 1776 से, ठीक है 82 तक। तो उसमें 1789 में एक समझौता हुआ था, ठीक है, वांडगांव में, जो कि यही सम्मेलन जो था उसे हम वांडगांव सम्मेलन कहते हैं, समझौता कहते हैं, जिसमें किन किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था भाई साहब 1789 में। ठीक है, तो आप सभी लिख लेना कि देखिए सरकार की ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की ओर से कर्नल करनाक और मराठों के मध्य हुआ था, कर्नल करनाक, कर्नल करनाक और मराठों के बीच। ठीक है, और कहां हुआ था, तो वांडगांव में एक सम्मेलन हुआ था, एक समझौता हुआ था। ठीक है, 1779 में, जिसे हम वांडगांव समझौता या सम्मेलन भी कहते हैं। क्लियर है भाई साहब। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल के तरफ, और अगला सवाल क्या है, देखो भाई अगला सवाल क्या है, फटाफट आंसर करना। अगला सवाल हम आपके सामने लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है। तो देखिए वेलोड्रोम जो है, वेलोड्रोम, ठीक है, वेलोड्रोम में जो आप साइकिलिंग देखे हो, ओलंपिक में साइकिलिंग होता है, तो साइकिलिंग जिस खेल के परिसर में होता है, ठीक है, उसे हम लोग वेलोड्रोम कहते हैं, वेलोड्रोम कहते हैं। ठीक है, वेलोड्रोम जो है वह साइकिलिंग से संबंधित है। ठीक है भाई साहब, वेलोड्रोम जो है वह अपना साइकिलिंग से संबंधित है। ठीक है, एक और बात देखना कि अगर 25 क्वेश्चन है ना, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। मैं बता दूंगा कि करंट अफेयर्स कहां से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, अभी जो पढ़ना है वो पढ़ लो। ठीक है, वेलोड्रोम जो है वो साइकिलिंग से संबंधित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टाइम में आपको बताता हूं, हर वक्त, कि देखो भाई साहब हर हमेशा ये बात याद रखना कि जो जो टॉपिक से आता है, जैसे कि खेल से पूछता है तो खेल पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन इक्का दुक्का आता है तो आप नहीं भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कम भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, लेकिन वो भी पढ़ना है। क्योंकि देखिए एक एक नंबर से ना इंसान ना फेल होता है, 0.1 नंबर से फेल होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो फिर अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्त काल के दौरान, ठीक है, गुप्त काल के दौरान जो सोना का सिक्का चलता था उसे क्या नाम था, सोने के सिक्के का, सोने के जो सिक्का था उसे क्या नाम था, तो दिनारस। ठीक है, दिनारस था, हाँ बिल्कुल 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 दिनारस। ठीक है, दिनारस। ठीक है भाई साहब, दिनारस। गुप्त काल में सोने का जो सिक्का चलता था उसका क्या नाम था, दिनारस। ये सभी चीजों को आप सभी नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, इन सभी चीजों को आप सभी नोट डाउन कर लिया करिए। थोड़ा सा हम एक और काम कर लें, 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी। ठीक है, 1 मिनट, बिल्कुल। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब, चलिए थोड़ा सा एक काम था वो खत्म हो गया। तो गुप्त काल में सोने का सिक्के को हम लोग क्या कहते हैं, दिनारस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं, अगला सवाल क्या है कि किस नदी को नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जानते हैं। तो नर्मदा के हैंडमेड, नर्मदा के हैंडमेड के नाम से जानते हैं हम लोग, नर्मदा के हैंडमेड से के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो क्या है, आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी। ठीक है भाई साहब, तो क्या है इसका नाम, तो ताप्ती नदी, ताप्ती नदी या फिर तापी नदी, अब जो भी आप पुकार लो इसे। कितने भी लोग तापी नदी भी कहीं पढ़ लेंगे, तो ताप्ती या फिर तापी नदी को हम लोग हैंड मेड कहते हैं नर्मदा के। ठीक है भाई, चलो फिर अब हम लोग चलते हैं
अगला सवाल क्या है कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो भाई साहब चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, बताओ चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ है? बताओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो भाई साहब ये है आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा में। ठीक है, ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में। ठीक है, चंबा जिला में। ठीक है, चंबा जिला में है और यह रावी नदी पे। ठीक है, रावी नदी पे चमेरा जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी पे है। सभी चीजों को आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो ये थे आपके आज के 10 प्रश्न। ठीक है भाई, ये थे आपके आज के 10 प्रश्न और अब हम आपको देने वाले हैं आपको होमवर्क, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप सभी कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, इसे आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। आई होप आप सभी ये होमवर्क जरूर करिएगा। आज तो उम्मीद है कि कम से कम 20-25 बच्चा तो जरूर आंसर देगा। वेम्बनाड झील किसे कहाँ स्थित है? ठीक है भाई, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।